नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने किसानों के लिए गन्ने के अब तक के सर्वाधिक लाभकारी मूल्य 305 रुपये प्रति क्विंटल की स्वीकृति दी। लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान। संसद ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक में खिलाड़ियों, सहायक कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को मादक पदार्थों के उपयोग से रोकने का प्रावधान। केंद्र ने मजबूत अनुसंधान विकास व्यवस्था के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का शुभारंभ किया। सरकार ने कहा, देश में इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच कोयला उत्पादन में 26% की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रीमद राजचंद्र मिशन की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली के हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया का कार्यालय सील किया। अमेरिका ने अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद अमेरिका विरोधी हिंसा की आशंका के मद्देनजर अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया। और बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की भारोत्तोलन स्पर्धा में 109 किलोग्राम वर्ग का कांस्य पदक जीता। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं निखिल कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गन्ना पिराई मौसम 2022-23 यानी अक्टूबर से सितंबर तक के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है। गन्ना किसानों के लिए 305 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य घोषित किया गया है। ये अब तक का सबसे अधिक समर्थन मूल्य है। 2022-23 के लिए गन्ने का उचित मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 2.6% अधिक है। इसका लक्ष्य गन्ना किसानों के लिए गारंटीकृत मूल्य सुनिश्चित करना है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में चीनी मिलों में काम कर रहे 5 लाख श्रमिक भी लाभान्वित होंगे। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने को ध्यान में रखकर गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में 34% से अधिक की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन में राष्ट्रीय स्तर पर वायदा किए गए भारत के अद्यतन प्रतिबद्ध योगदान को मंजूरी दे दी है। अद्यतन प्रतिबद्ध योगदान का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई को मजबूत बनाने में भारत के योगदान में वृद्धि करना है। इस कदम से भारत को कम उत्सर्जन के मार्ग पर अग्रसर होने में मदद मिलेगी। इससे देश के हितों की रक्षा होगी और यूएनएफसीसी के सिद्धांतों और प्रावधानों के आधार पर देश को अपनी भावी विकास जरूरतें पूरी करने में भी मदद मिलेगी। भारत ने जलवायु परिवर्तन समझौते से संबंधित पार्टियों के 26वें सम्मेलन में ब्रिटेन के ग्लासगो में गहन जलवायु कार्रवाई का वायदा किया था। उसने भारत की जलवायु कार्रवाई के रूप में पंचामृत कार्यक्रम की पेशकश की थी। अद्यतन योगदान की घोषणा COP26 में घोषित पंचामृत को कार्य रूप देने की भारत की योजना का एक हिस्सा है। लोकसभा ने आज केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 को संशोधित करके विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में ये विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक में वडोदरा की डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने का प्रावधान किया गया है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। इसे रेल मंत्रालय के जरिए केंद्र सरकार प्रायोजित और वित्त पोषित करेगी। संसद ने आज राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 को पारित कर दिया। राज्यसभा ने आज चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी दी, जबकि लोकसभा ने इसे पिछले बुधवार को ही पारित कर दिया था। राज्यसभा में चर्चा का उत्तर देते हुए युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक से न सिर्फ खेल और खिलाड़ियों को मदद मिलेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन बेहतर करना है तो मानदंडों को भी बेहतर बनाना होगा।
कुल मिलाकर सर इससे खेल और खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि सर अगर कोई भी व्यक्ति डोप करता है और वो पाया जाता है टेस्ट में, न केवल उसकी भागीदारी खत्म हो जाती है बल्कि साथ ही साथ हमारे मेडल जीतने की संख्या भी उस दृष्टि से कम हो जाती है। तो इसके बारे में जागरूकता भी बढ़े, टेस्टिंग भी हो, सुविधाएं भी बढ़े, तो खेल और खिलाड़ियों के हित में आज इस बिल को लाया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि जो भी देश की सीमा और सुरक्षा को खतरा पहुंचाएगा, उसके विरुद्ध हम कड़े कदम उठाएंगे। और जहां तक आतंकवाद को परिभाषित करने की बात है, तो इसमें स्पष्ट रूप से उसको परिभाषित किया गया है कि हमारी देश की सुरक्षा के लिए, देश की सामाजिक व्यवस्था के लिए, देश की सीमा के लिए, देश को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई गतिविधियां लागू करेगा या कोशिश करेगा, तो उसको हम आतंकवादी गतिविधियों को हम यूएपीए के कानून के अंतर्गत एनआई एक्ट के माध्यम से दोनों का समाधान करके हम करेंगे। भारत में सड़क बुनियादी ढांचा वर्ष 2024 तक अमेरिका जैसा हो जाएगा। देश में वृहद सड़क संरचना उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न भागों को जोड़ने वाले 26 हरित राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। ये राजमार्ग दिल्ली को जयपुर, चंडीगढ़, हरिद्वार, अमृतसर, मुंबई, कटरा और श्रीनगर से तथा वाराणसी और अन्य शहरों को कोलकाता से जोड़ेंगे। हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं। वाराणसी से कलकत्ता का। तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूं, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। सरकार ने कहा है कि देश में डिजिटल भुगतान लेन देन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि विभिन्न ऐप्स के माध्यम से डिजिटल लेन देन में काफी बढ़ोतरी हुई है। श्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि 2021-22 के दौरान 8,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान डिजिटल माध्यम से हुआ। उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में पिछले महीने की 24 तारीख तक 3,300 करोड़ रुपए का लेन देन डिजिटल रूप में हुआ। सरकार ने आज राज्य स्तरीय और निजी विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेजों में अनुसंधान और विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के उद्देश्य से राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना की शुरुआत की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने कहा कि नई योजना विश्वविद्यालय प्रणाली को अनुसंधान के मुख्य धारा में लाने में मदद करेगी और युवा प्राध्यापकों को अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए सक्षम बनाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि ये योजना राज्य विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के लिए आवश्यक अवसर प्रदान करेगी। इन विश्वविद्यालयों में 45% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। देश में इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान कुल कोयला उत्पादन बढ़कर 26 करोड़ 50 लाख टन से अधिक हो गया है। ये पिछले साल की इसी अवधि में हुए उत्पादन से 26% अधिक है। इस अवधि के दौरान बिजली संयंत्रों को 25 करोड़ टन से ज्यादा कोयला भेजा गया, जो पहले की तुलना में 21% अधिक है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाला देश है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आपकी जिज्ञासा को लगेगा विराम, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या फिर abhyas.airnews@gmail.com पर भेजे। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट शनिवार रात 9:30 बजे देते हैं। इस बार का विषय है पॉलिटिकल साइंस, तो आप रेडी हो जाएं अपने सवालों के साथ। रवाना कर दें हमें जल्द से जल्द। अंतिम तारीख 3 अगस्त। आपका अभ्यास हमारा प्रयास।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के धरमपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी वलसाड जिले के धरमपुर में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। ये 250 बिस्तर वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। इसका अत्याधुनिक चिकित्सा ढांचा विशेष रूप से दक्षिणी गुजरात के लोगों को विश्वस्तरीय तृतीयक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना पर लगभग 2 अरब रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री श्रीमद राजचंद्र पशु चिकित्सालय का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर महिलाओं के लिए श्रीमद राजचंद्र उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। ये केंद्र 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इससे 700 से अधिक जनजातीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा और हजारों अन्य को आजीविका उपलब्ध होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सवेरे दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले से संसद सदस्यों की हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। आजादी का अमृत महोत्सव सचमुच में ये अगस्त 15 को समाप्त होगा, इसलिए दिस प्रेशियस मोमेंट मस्ट रिमाइंड अस ऑफ काउंटलेस सैक्रिफाइस। देश का एकता के लिए, आजादी के लिए जो महानुभावों ने कुर्बानी दिया, अपना जीवन त्याग किया, इन महानुभावों का हम सब लोग इस समय पे याद रखना है और याद करना है और हमारा बच्चों को याद दिलाना है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने भी रैली में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं, कोई भी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, अलग अलग दलों के नेता वो भी इसमें जुड़े हैं। ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली में हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडियन का कार्यालय सील कर दिया है। एजेंसी ने निर्देश दिया है कि परिसर को उसकी अनुमति के बिना नहीं खोला जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने यह फैसला नेशनल हेराल्ड मामले में 12 स्थानों पर तलाशी के एक दिन बाद किया है। निदेशालय कांग्रेस द्वारा प्रमोटेड यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहा है। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में आज 8 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। राज्य मंत्री बीरबहा हंसदा को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। राज्यपाल ला गणेशन ने आज राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उपस्थित थीं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को अलकायदा सरगना अल जवाहिरी की मौत के बाद अमेरिका विरोधी हिंसा की आशंका के कारण यात्रा परामर्श जारी किया है। अमेरिका ने कहा कि अलकायदा या उससे संबद्ध आतंकवादी संगठन अमेरिकी प्रतिष्ठानों, कर्मियों या नागरिकों पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि आतंकवादी हमले अक्सर बिना किसी पूर्व चेतावनी के होते हैं, इसलिए नागरिकों को पूरी तरह सतर्क रहने और विदेश यात्रा करते समय अधिक जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की ताजा तरीन जानकारी के साथ खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में आज छठे दिन भारत तोलन में पुरुषों के 109 किलोग्राम वर्ग में लवप्रीत सिंह ने कांस्य पदक जीत लिया है।
75 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। मुक्केबाजी में हसमुद्दीन मोहम्मद और नीतू सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर अपने अपने वर्ग में पदक पक्का कर लिया है। महिला हॉकी में भारत ने कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के पूल बी में भारत ने कनाडा को 8-0 से हरा दिया है। स्क्वैश के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में सौरव घोषाल का मुकाबला इंग्लैंड के जेम्स विलस्ट्रॉप से होगा। महिला क्रिकेट में रात 10:30 बजे भारत का सामना बारबाडोस से होगा। पदक तालिका में भारत 5 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ छठे स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। 7 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है वरिष्ठ जन के लिए बैंकिंग सुविधाएं। आप अपने सवाल हमें 4 अगस्त तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप अपने सवाल हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं, एक कदम और AIRnews@gmail.com। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने किसानों के लिए गन्ने के अब तक के सर्वाधिक लाभकारी मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल को स्वीकृति दी। लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान। संसद ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक में खिलाड़ियों, सहायक कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को मादक पदार्थों के उपयोग से रोकने का प्रावधान। केंद्र ने मजबूत अनुसंधान विकास व्यवस्था के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का शुभारंभ किया। सरकार ने कहा, देश में इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच कोयला उत्पादन में 26% की वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीमद रामचंद्र मिशन की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली के हेरल्ड हाउस में यंग इंडिया का कार्यालय कर दिया है सील। अमरीका ने अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद अमरीका विरोधी हिंसा की आशंका को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए जारी किया यात्रा परामर्श। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की भारोत्तोलन स्पर्धा में 109 किलोग्राम वर्ग का कांस्य पदक जीत लिया है। प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 को पारित कर दिया। राज्यसभा ने आज चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी दी, जबकि लोकसभा ने इसे बुधवार को ही मंजूरी दे दी थी। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष एनडीटीएल को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से फिर मान्यता मिल गई है, जिसे 2019 में वैश्विक मानदंडों पर खरा नहीं उतरने की वजह से रोक दिया गया था। उन्होंने बताया कि अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में डोप जांच को लेकर पहले से ही व्यवस्था है। मंत्री ने कहा कि अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है और इससे देश की साख भी बढ़ेगी। खेल मंत्री ने कहा कि हम किसी बड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं तब एक दिन में 10,000 से अधिक नमूनों की जांच की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में एक प्रयोगशाला से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर ऐसी और प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती हैं।
उन्होंने बताया कि एक प्रयोगशाला की स्थापना पर 70 से 100 करोड़ रुपए का खर्च आता है, लेकिन धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि खेल और खिलाड़ी मोदी सरकार की प्राथमिकता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कानून बनाने जा रहे हैं जिससे खिलाड़ियों को फायदा होगा और खिलाड़ियों के जांच नमूने भेजने को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। ये विधेयक आत्मनिर्भर भारत को बल देगा। चर्चा में भाग लेते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक का समर्थन करते हुए इस बात पर बल दिया कि डोपिंग मामलों में खिलाड़ियों के साथ समुचित न्याय करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मारिया शारापोवा, डिएगो माराडोना, बेन जॉनसन, शोएब अख्तर, शेन वॉर्न और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ी धनलक्ष्मी, ऐश्वर्या बाबू सहित कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोपिंग के कारण भी चर्चा में आए। उन्होंने कहा कि नए नियमों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर की डोपिंग संस्थाओं का परिचालन केंद्र सरकार द्वारा अलग से किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचाट यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की एक पीठ भारत में बनाई जानी चाहिए। भाजपा के डीपी वत्स ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पहले युद्ध में लोग अफीम खाकर जाते थे, जिससे उनके मन में खतरों का भय खत्म हो जाता था। डीएमके के एनआर इलांगो ने कहा कि विधेयक में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि प्रतिबंधित पदार्थ कौन कौन से हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक में डोपिंग रोधी राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की कोई योग्यता नहीं बताई गई है। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर नियम 267 के तहत तत्काल चर्चा की मांग की गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस संबंध में खड़गे के नोटिस को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और राघव चड्ढा की ओर से विभिन्न मुद्दों पर दिए गए नोटिस को भी अस्वीकार कर दिया। और अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। लोकसभा ने आज केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार द्वारा 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान और भविष्य के नजरिए से दूरदर्शी सोच के आधार पर काम करते हैं और उनकी सोच का परिणाम है गतिशक्ति मिशन। श्री प्रधान ने कहा कि आज हम भारत में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ 5G का सपना देख रहे हैं। उनके जवाब के बाद लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सांसद रंजनाबेन भट्ट ने कहा कि रेलवे की जटिल प्रणाली के कुशल संचालन के लिए तकनीकी रूप से शिक्षित और कुशल युवाओं की जरूरत है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि ये विश्वविद्यालय रेलवे के साथ ही जलमार्गों और अन्य परिवहन के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बहुजन समाज पार्टी की संगीता आजाद ने कहा कि डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को इस तरह के संस्थानों के माध्यम से विशेष पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाकर रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाने चाहिए। चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। बसपा की संगीता आजाद समेत कुछ सदस्यों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के पद खाली होने का उल्लेख किया था। सरकार ने आज लोकसभा में डेटा संरक्षण विधेयक 2021 को वापस ले लिया। इस विधेयक को 11 दिसंबर 2019 को सदन में पेश किया गया था। इसके बाद इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की ये विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है और आकाशवाणी से हर रोज हम लेकर आते हैं आपके लिए इसी संघर्ष की एक झलक। ही कथा नवे शब्दाची गावगुंडाची चोर भामट्याची लुच्च्या पुढाऱ्यांची सत्य कथा नाना पाटलाची
अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी नाना पाटिल की जयंती होती है, जिन्हें क्रांति सिंह के नाम से जाना जाता है। नाना पाटिल का जन्म 1900 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1919 में पाटिल ने प्रार्थना समाज के साथ सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने 10 वर्ष तक वंचित वर्गों के विकास के लिए प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज के साथ काम किया। वो जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे और जीवन भर गरीबों और किसानों के हक के लिए लड़ते रहे। क्रांतीचा पेटला कुंड उभारून बंड ठोकुनी दंड प्रखर ज्वालामुखी झाला तयार, प्रखर ज्वालामुखी झाला तयार। पाटिल को ब्रिटिश राज से स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई बार कैद किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो 44 महीनों के लिए भूमिगत रहे। नाना पाटिल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के सांगली जिले में गठित क्रांतिकारी प्रति सरकार के संस्थापक थे। पाटिल ने भी महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए आचार्य अत्रेय के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने 6 दिसंबर 1976 को अंतिम सांस ली। महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। हम स्वाधीनता सेनानी देवदास गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के सबसे छोटे बेटे थे। देवदास गांधी का जन्म 22 मई 1900 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ। उन्हें गांधी जी की निर्णय और मनन करने की क्षमता और व्यावहारिक होने की इच्छा विरासत में मिली। देवदास गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 3 बार जेल गए। महात्मा गांधी ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना के लिए जब मदद लेनी शुरू की तो गांधी जी के आह्वान पर देवदास भी आगे आए। उन्होंने वहाँ कपास कटाई और हिंदी भाषा भी सिखानी शुरू की। उन्होंने पत्रकारिता को प्रमुख गतिविधि बना लिया। 1920-21 में उन्होंने प्रयागराज से प्रकाशित समाचार पत्र इंडिपेंडेंट में काम करना शुरू किया। उन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन के प्रकाशन में अपने पिता की मदद भी की। देवदास गांधी का निधन 3 अगस्त 1957 को मुंबई में हुआ। आकाशवाणी समाचार की ओर से राष्ट्रवादी नेता देवदास गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मुनव्वर खान को भी याद कर रहे हैं। वो हरियाणा के हिसार के निवासी थे। मुनव्वर ने ब्रिटिश भारतीय सेना की 7वीं हरियाणा लाइट इन्फेंट्री में सिपाही के रूप में काम किया। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना से लड़ाई में भाग लिया। उन्होंने सिरसा में लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। मुनव्वर को ब्रिटिश शासन से विद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया। उन्हें दोषी ठहराया गया और 3 अगस्त 1857 को फांसी दे दी गई। वीर शहीद मुनव्वर खान को आकाशवाणी समाचार का शत-शत नमन। आज हम राजा प्रताप सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो कुल्लू के राजा थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। राजा प्रताप सिंह ने ब्रिटिश ठिकानों पर कब्जा कर लिया और अपने राज्य को ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त घोषित कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और 3 अगस्त 1857 को उन्हें फांसी दे दी। वीर शहीद राजा महेंद्र प्रताप को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी अब यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने किसानों के लिए गन्ने के अब तक के सर्वाधिक लाभकारी मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल की स्वीकृति दी। लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया।
संसद ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक में खिलाड़ियों, सहायक कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को मादक पदार्थों के उपयोग से रोकने का प्रावधान। केंद्र ने मजबूत अनुसंधान विकास व्यवस्था के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का शुभारंभ किया। सरकार ने कहा, देश में इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच कोयला उत्पादन में 26% की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रीमद राजचंद्र मिशन की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।